बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए नाजरीन, इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन 8 दहाइयों से मसरूफ़ फिल्म इंडस्ट्री में एज ए फिल्म राइटर और अपनी अदबी शनाख्त को बरकरार रखने वाली शख्सियत हमारी मुंतज़िर है जनाब मिराक मिर्ज़ा। मिराक मिर्ज़ा फिल्म इंडस्ट्री की 4 दहाइयों पर मुहित ज़िंदगी के तजुर्बात साथ रखते हैं। अदबी हालात, अदबी उतार चढ़ाव से वो भी वाकिफ़ हैं, लेकिन आज ख़ुद हम उनके दौलत खाने पे हाजिर हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना रास्त इसका इंटरव्यू इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन के तहत आप लोगों की नज़र किया जाए। तो आइए, ये है मिराक मिर्ज़ा। और मिराक मिर्ज़ा साहब, आपका इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और शुक्रिया। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को कुछ ही दिन गुजरे हैं जो ईद भी हुई है, कुछ ईद से मुताल्लिक़ आप कुछ शब्द, कुछ मुबारकबादियाँ देते हुए मुखातिब हों। प्रोग्राम देखने वाले सभी हजरात को बिलेटेड हैप्पी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कमर हनीफ साहब को भी, और हमारे रूबरू मीर साहब हसन भी हैं, उन्हें भी ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद का रमज़ान का मुबारक महीना गुज़र गया, लेकिन उसके असरात अब भी हमारे मिजाज में मौजूद हैं, क्योंकि एक महीने की जो रूहानियत होती है, रूहानियत भरी ज़िंदगी, वो अपना असर रखती है। और फिर दुनिया तो दुनिया है, और दुनिया में जो आया है उसे एक दिन चले जाना है, तो रूहानी दौलत वो कितनी लेकर जाता है, वो उसकी जो है उपलब्धि होती है, अचीवमेंट होता है ज़िंदगी में जो हासिल करते हैं। मीर साहब और कमर हनीफ साहब हमारे गरीब खाने पर आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और इनकी मोहब्बत है, और हमारे दरमियान ये मोहब्बत कायम रहे, ये बड़ी बात है। बहुत से हमारे अदबी दोस्त पाकिस्तान में थे, जिनमें से कुछ नहीं हैं, लेकिन वो आज भी हमारे दिलो दिमाग में ज़िंदा हैं। मेरी नज़र में दुनिया का अज़ीम तरीन रिश्ता इस ज़मीन पर सामाजी एतबार से जो कायम होता है, वो कलमकारों के बीच होता है। कभी कभी ज़िंदगी में मिल नहीं पाते हैं, और फिर भी ये लोग इतनी मोहब्बत रखते हैं एक दूसरे के लिए कि इस पर बाकायदा एक किताब लिखी जा सकती है। जी हनीफ साहब। नाज़रीन, तो ये थे आपके रूबरू जनाब मिराक मिर्ज़ा साहब। मिराक मिर्ज़ा साहब को तो आपने पहले उर्दू इंटरनेशनल फाउंडेशन के तहत जो नामा शाया होता आ रहा है पिछले 12 साल से, और आपने इंटरव्यूज़ में उनके मुख्तलिफ तरजीहात पर जो है ना आपने उनकी मर्ज़ी जानी है, और आप उनके बारे में जानकारी भी दी है। तो ऐसे क़ारीन जो एक अरसे से अब तक भी जो है ना दरियाफ़्त से जुड़े नहीं हैं, हम आज उनके लिए रास्त गुफ्तगू मिराक मिर्ज़ा साहब से इसलिए कर रहे हैं कि हम उनके पिछली ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन जानते हुए हम आएंगे कि कोविड के बाद से जो माहौल इनका फिल्म इंडस्ट्री की मसरूफियात का रुका पड़ा था, वो सिलसिला कैसे और कब शुरू हुआ, इसकी जो है ना तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हम मिराक मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त करते हैं कि दोबारा इस कोविड जैसे महामारी के बाद आपका इंडस्ट्री में आना और भी दीगर मसाइल के साथ उलझते हुए कदम जमाना आपको कितना दुश्वार और कितना आसान लग रहा है? कोविड का तो मामला ऐसा था कि पूरी दुनिया में इसके असरात देखे गए, हज़ारों लाखों की तादाद में जाने गई,
तो फिल्म इंडस्ट्री भी इससे बची हुई नहीं थी। और फिल्मों का चकाचौंध ऐसा है कि आम परसेप्शन ये होता है कि फिल्म के लोग बहुत अमीर होते हैं। यहाँ जो हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े राइटर्स हैं, इनके पास इतने पैसे होते हैं कि ये अगर 2 साल 5 साल या कभी कभी आने वाली ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी भी ना कमाएं तो एक स्टारडम से भरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब आइए फिल्म इंडस्ट्री का जो 85% या हम कहें तो 90% जो वर्कर्स होते हैं, जैसे कि एक फिल्म की यूनिट में कभी कभी 200-150 लोग काम करते हैं, तो वो सब स्टार्स नहीं होते और सब लाखों करोड़ों कमाने वाले नहीं होते हैं। कुछ डेली वेजर्स भी होते हैं। जैसे कि आप फाइट सीन देखते हैं, उसमें फाइटर्स होते हैं, एक्शन करने वाले। आप डांस सीन देखते हैं जिसमें डांसर्स होती है, हीरोइन के आसपास डांस करने वाली। जूनियर आर्टिस्ट देखते हैं, जो क्राउड होता है, कहीं पार्टी है, कहीं पॉलिटिक्स है, कोई नेता का क्राउड है, तो ये सारे लोग जो है इनकी पेमेंट डेली होती है। तो ये 2 साल का जो कोविड था, इसमें परेशानी बहुत आई ऐसे लोगों को। अब इसमें हमारी एसोसिएशन है जिसने बहुत काम किया, लेकिन वो काम नाकाफ़ी होता है कि अगर किसी ने 10,000 25,000 की मदद कर दी तो उससे क्या होना है बॉम्बे की लाइफ में। बहुत मुश्किलों में आए। कई एक्टर जो कई बड़ी फिल्म में काम कर चुके थे मगर वो छोटे एक्टर थे, तो उनको सब्ज़ी बेचते हुए भी देखा गया और टीवी मीडिया ने दिखाया उन्हें। और इस सिलसिले में कुछ आर्टिस्ट जो इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, उन्होंने रिलीफ का काम बहुत किया। उसमें एक सोनू सूद है, उसने काम किया। और सलमान खान की जो बीइंग ह्यूमन उनका इदारा है, उसके ज़रिए भी वो जो डेली वेजर्स हैं या जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले हैं, आर्ट डायरेक्टर्स के जो वर्कर्स होते हैं, उनके यहाँ उन्होंने बैंक में उनके ट्रांसफ़र करवाए पैसे, जो भी हो सका। तो सलमान खान आगे आकर उसने कोई मीडिया में पब्लिसिटी नहीं चाही, जबकि सोनू सूद की तो पब्लिसिटी भी हुई। और सलमान को मैं पर्सनली नहीं जानता, उनके फादर सलीम खान को जानता हूँ। तो सलमान की भी टेंडेंसी यही है कि वो किसी की मदद करके जताना नहीं चाहता, उस पर पब्लिसिटी बटोरना नहीं चाहता। खबर ये भी है कि अमिताभ बच्चन ने भी कुछ लोगों की मदद की। रणदीप हुडा एक एक्टर है, उन्होंने एक शख्स की मदद की जो मेरी नॉलेज में है, कंफर्म्ड है। तो एक दूसरे की मदद करके हम यहाँ से निकले, इस आपदा से, इस महामारी से। और हम आपको बता दें कि जो मुंबई है, यानी पहले का बॉम्बे, आज का मुंबई, मुंबई कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि हम बचपन से बम्बई या बॉम्बे कहते आए हैं। तो बॉम्बे को एक वरदान भी है। और यहाँ इस शहर का एक बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर है कि यहाँ लोग जब कोई मुसीबत आती है तो एक दूसरे की मदद करने के लिए बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत आगे आ जाते हैं। कोई पूछता नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है। आप समझ रहे होंगे कि आज के दौर में जो मजहबी मुनाफरत कितनी तेज़ी से फैल चुकी है, तो इंडस्ट्री में नहीं देखी गई। जब सैलाब आया था तब भी लोग पानी में उतरकर खाना पानी बांट रहे थे फंसे हुए लोगों को, और वहाँ कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये सब नहीं देखा जा रहा था। जो जहाँ फंसा हुआ उसको रास्ता दिखाया जा रहा था। तो इस मामले में मैं इस शहर की तारीफ़ ज़रूर करूँगा, क्योंकि अब मैं भी डोमिसाइल्ड मराठी ही कहा जाऊँगा। मुझे यहाँ करीब 35-40 साल हो गए इस शहर में, और जो भी दिया है इसी शहर ने दिया है, चाहे वो अदब के हवाले से हो या फिल्म के हवाले से। आज की तारीख़ में शूटिंग होने लगी है और बड़ी फिल्में भी बन रही हैं, छोटे बजट की फिल्में भी बन रही हैं, वेब सीरीज़ भी बन रही हैं। जी हाँ जी, अभी इस महामारी के बाद जो नए सिरे से आपने अपनी सरगर्मियों को फिर से शुरू किया है, हम इतना जानते हैं कि पिछली सरगर्मियों में, पिछली फिल्मों में, और आपने मिथुन चक्रवर्ती के लिए ज़्यादा काम किया है। इस महामारी में मिथुन चक्रवर्ती का क्या रोल रहा है, और महामारी के बाद आप जैसे राइटर्स डायरेक्टर्स के साथ
उनकी एसोसिएशन के साथ, या जिस तरह आपने कहा कि कुछ कमज़ोर हैं, सब करोड़पति नहीं होते, तो एज एक सुपरस्टार होने के नाते मिथुन चक्रवर्ती का क्या रोल रहा है? इस बारे में, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का बेस अब बॉम्बे नहीं है, जी हालांकि उन्होंने जितने भी प्रॉपर्टी ली है बॉम्बे में किसी को बेचा नहीं, उनका बंगला भी इंटैक्ट है जी और फ्लैट्स हैं वो भी हैं, वो आते जाते रहते हैं। और बेस अभी उनका कैलकटा हो गया है, और ऊटी में जो उनका 5 स्टार होटल है वहाँ जाना, मदुराई में सफारी है वहाँ जाना, तो मसरूफियत वही है। फिर फिल्मों में काम करते ही रहते हैं, कैरेक्टर रोल। उनकी राशि ऐसी है कि वो घर नहीं बैठते, उनके पास इस उम्र में भी काम आ रहा है। मेरी मुलाकात जो है काफ़ी दिनों से नहीं हुई, और महामारी में वो बॉम्बे में नहीं थे। लेकिन मिथुन दा का जो अपना किरदार है वो बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप का है, यानी वो गरीबों की, कमज़ोरों की मदद करते हैं और तरजीह देते हैं करने को। उनके साथ मेरा कम से कम 8-10 साल का एसोसिएशन रहा है, जब वो ऊटी में ही फिल्म शूट करते थे, और कुछ 11 फिल्में करने का उनके साथ मुझे इत्तेफाक हुआ, यानी मैं उनकी 11 फिल्मों का मुसन्निफ़ रहा। तो उस दौरान भी मैंने देखा कि कोई लाइट मैन है और उसकी आंखों की प्रॉब्लम है, सर्जरी होनी है, और पता चला कि ये परेशान है, तो बंद मुट्ठी उन्होंने सर्जरी के पैसे उसको दे दिए। ये तो उसकी बात होगी। सन 2000 में मैं ख़ुद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट था और बचने की उम्मीद नहीं थी। पैसे मेरे पास लीलावती में इलाज कराने लायक नहीं थे, क्योंकि वहाँ अरबोपति लोगों का इलाज होता है। तो मिथुन चक्रवर्ती को ऊटी में पता चला, तो मुझे खबर जहाँ तक दी गई कि उन्होंने हॉस्पिटल में कुछ पैसे भिजवाए। तो मिथुन चक्रवर्ती का किरदार ये है, और ये भी बड़ा मशहूर है कि वो पहले, आज का तो पता नहीं, साल में 2 मुस्लिम लोगों को हज के लिए भेजा करते थे। और इसके पीछे एक कहानी ये है कि उन्होंने ख्वाब में हज का मंज़र देखा था। जो हज के दौरान हाजी हजरात कपड़े पहनते हैं, अहराम वगैरह, तो देखा था, और वो देख रहे थे कि मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ कहीं। तो उनके जिगरी दोस्त एक सिराज भाई, जो मुस्लिम हैं, जाहिर सिराज से ही जाहिर होता है, तो मिथुन दा ने अर्ज़ किया कि यार सिराज, ये क्या बात है, ये ऐसा ख्वाब बताया। तो सिराज भाई ने कहा कि ये हज के दौरान हम लोग ऐसे ही जाते हैं। तो दादा ने पूछा कि क्या मैं जा सकता हूँ वहाँ तीर्थ स्थान पर, काबा? तो सिराज भाई ने कहा नहीं, वहाँ जाने के लिए मुस्लिम होना शर्त है। तो बोला इस ख्वाब का क्या करें? तो सिराज भाई ने कहा कि एक हज बदल का मामला है, तो आप अपने पैसे से किसी मुसलमान को हज के लिए भेज सकते हैं। तो उसके बाद से उन्होंने वो सिलसिला जारी किया था हज पे भेजना। अब रही नॉलेज की बात, तो ही इज़ हाईली नॉलेजेबल। कभी इस्लाम के बारे में गुफ्तगू हुई तो मैंने महसूस किया कि एक आम मुसलमान से ज़्यादा उनकी जानकारी इस्लाम के बारे में है। कि उन्होंने यहाँ तक बता दिया था कि तुम्हारा मिराक मिर्ज़ा, तुम्हारा काबा शरीफ जहाँ पे तामीर हुआ है वो दुनिया का सेंटर प्लेस है। मैं हैरान रह गया था, क्योंकि उस वक्त मुझे ये बात पता नहीं थी। जी। चूँकि महामारी के बाद आते हैं हम, आपने अपनी फिर से सरगर्मियाँ शुरू की हैं। महामारी से पहले हम जहाँ तक सुनते आए हैं, आपकी वो आखिरी फिल्म थी जो आपकी डायरेक्शन में और आपकी राइटिंग डिपार्टमेंट से बनी थी, वो ये थी लिटिल गांधी। जी। लिटिल गांधी के बाद आप इस फिल्म इंडस्ट्री की ताज़ा तरीन सरगर्मियों में एक हॉट वेव्स शॉर्ट फिल्म बनाई, काफ़ी चर्चा में है आज भी। जी। और इन दिनों 2022 में जो क्राइम एंड पनिशमेंट के टाइटल से जो फिल्म बनने जा रही है, ये फिल्म बनाने का ख्याल कब और क्यों आया? ये आपने अच्छी बात कही, हीट वेव्स का भी जिक्र कर दिया। महामारी के दिनों में मैं खुद परेशान रहा, माली एतबार से नहीं, लेकिन मसरूफ़ रहने वाला आदमी अगर घर में बैठ जाए, लेकिन मुझे अदब काम आया, क्योंकि पढ़ने और लिखने का वक्त जो है बहुत ज़्यादा मिल गया, तो उसमें मेरा वक्त गुजर गया।
उसी दौरान हीट वेव्स यानी गर्म हवा जिसे कह लें हम, जी और देश का जो माहौल चल रहा था, जो सियासत में नफ़रत की आमद हुई, जी इंसान इंसान का दुश्मन हुआ, जी और उन्हीं हालात पे शॉर्ट फिल्म हीट वेव्स का आइडिया हुआ। और उस आइडिया पे हमने आज के जो थिएटर वगैरह के एक्टर्स हैं जी उनको लेकर, जैसे कि दशरथ कजरावत हैं, आबिद नकवी हैं, जी हनीफ कमर हैं, और भी हैं, वसीम खान हैं, और इन लोगों, सरोश मिर्ज़ा हैं, इनको लेकर हमने ये फिल्म बनाई और ये बड़ी अप्रिशिएट हुई। और चूँकि इसकी तकमील होते होते दूसरा दौर भी कोरोना का शुरू हो गया, इसलिए ये फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में नहीं भेजी जा पाई, अब जाएगी, लेकिन ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। और उसके बाद जो है, चूँकि मैं बुनियादी तौर पर राइटर भी हूँ, तो कई फिल्में बाहर के डायरेक्टर्स के लिए लिख रहा हूँ, जिसमें एक माचिस है। अब आप चौंकेंगे हमारे देखने वाले कि माचिस तो गुलजार साहब ने बनाई थी, तो हाँ, गुलजार साहब ने वो टाइटल छोड़ दिया है और अभी हमारे डायरेक्टर जयप्रकाश जी बनाने जा रहे हैं। गुलजार साहब की फिल्म पंजाब के टेररिज्म पर थी, हमारी फिल्म कश्मीर के टेररिज्म पर है। और ये आज की फिल्म नहीं है, आज से 10 साल कबल का जो माहौल, 15 साल कबल का जो माहौल कश्मीर में था, उस पर यह फिल्म है। तो ये तो मेरी राइटिंग में है। दूसरी राइटिंग में फिल्म है मार्केट 2। मार्केट 1 हम लोग बना चुके थे, आज से 10-12 साल पहले रिलीज़ हुई थी। मनीषा कोइराला उसमें मरकज़ी किरदार में थी, और गोविंद नामदेव थे मेन एंटेगनिस्ट यानी निगेटिव किरदार में। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, इसलिए फिल्मसाज अब इसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, वो हैं। फिर अब चूँकि मैं खुद हिदायतकारी के मैदान में आ गया हूँ, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अपने डायरेक्शन में क्या हो रहा है। तो क्राइम एंड पनिशमेंट नाम की एक फ़िल्म जो कि क्राइम थ्रिलर है, और इसमें गोविंद नामदेव, मिलिंद गुनाजी वगैरह अहम किरदार में हैं। सरोश अपकमिंग एक्टर है जो मेन प्रोटैगनिस्ट कह लीजिए, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर है। 2 हीरोइन हैं, कृष्णा पांडे और निकिता गवंडे, और भी बहुत से थिएटर पर्सनालिटी हैं। हनीफ कमर साहब भी इसमें हैं, और सलाम शेख भी हैं, और आबिद नकवी भी हैं। तो ये फिल्म तकरीबन 75% बन गई है, आखिरी शेड्यूल होना है। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में फ़िल्म चली जाएगी। पोस्ट प्रोडक्शन की वजाहत कर दें कि शूटिंग के बाद जो एडिटिंग, डबिंग, मिक्सिंग, साउंड वगैरह का काम होता है, ये 4-5 महीने का इसमें वक्त लगता है। इसे पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मी इस्तिलाह में कहते हैं हम, तो वो सिलसिला जारी है। बाय द वे, आप चूँकि क्राइम एंड पनिशमेंट के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, हमारे नाजरीन को ये बताते चलें कि क्राइम एंड पनिशमेंट का मरकज़ी स्टोरी क्या है, क्यों ज़रूरी है कि आज के दौर में ये दोबारा फिर पर्दे सीमी पर दोहराई जाए। हनीफ साहब, क्राइम एंड पनिशमेंट जो है वो, तो इसकी पूरी कहानी तो बताना ठीक नहीं है, क्योंकि क्राइम थ्रिलर में जो हुक होता है उसको, यानी कहानी के जो ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, उसे छुपाया ही जाता है। लेकिन क्राइम का जो सिलसिला है इंसानी ज़िंदगी में, वो तो हज़रत आदम के वजूद में आते ही शुरू हो गया था, और दुनिया का पहला क्राइम काबिल ने अंजाम दिया था। अब आइए, उसके बाद सिलसिला जारी रहा। हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी, अलग अलग कैरेक्टर पर काम किया गया। मारियो पूजो जो इटली का बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, जिसने गॉडफादर लिखी है, और गॉडफादर उनकी कहानी पर दर्जनों फिल्में बन चुकी हैं और ज़्यादातर फिल्में कामयाब हुई हैं। तो अब हम क्राइम एंड पनिशमेंट पर आते हैं। मैं डर रहा था कि कहीं आप क्राइम एंड पनिशमेंट के हवाले से मुझे रशा तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि रूस के बहुत ही मशहूर और मकबूल राइटर दोस्तोयेव्स्की, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की क्लासिक नावल है क्राइम एंड पनिशमेंट, जो गालिबन 250 साल पहले लिखी गई। जी। और
अंग्रेज़ी अदब में आज भी वो नावल मकबूल है, अंग्रेज़ी लिटरेचर में पढ़ाया भी जाता है। तो वो टाइटल मेरे जहन में था और इत्तेफाक से ये नावल मैं पढ़ चुका हूँ। तो क्राइम एंड पनिशमेंट की कहानी फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की कहानी से इंस्पायर्ड तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हो सकता है ये सवाल आपका अगला हो सकता था, मैंने पहले ही जवाब दे दिया। अब आइए जो कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन में कुछ इंस्पिरेशन हमने दोस्तोयेव्स्की से ली है, क्योंकि कैरेक्टर जो है दोस्तोयेव्स्की ने बड़ी नफसियाती तौर पर उसको बनाया है। और यूनिकनेस ये है कि दोस्तोयेव्स्की की कहानी का जो हीरो है वो क्राइम करने के बाद पछताता नहीं है, यानी मर्डर करने के बाद उसे लगता है उसने जो किया ठीक किया। और उसने अपनी लाइफ में एक मर्डर किया था, एक पान ब्रोकर का, जिसे हम उर्दू में कहते हैं गिरवी रखने वाले लोग सूद पर। और उसे लगा कि ये बहुत से कमज़ोर लोगों का, मजबूर लोगों की चीज़ें रखता है और पैसे कमाता है, अगर इसको हम मार दें तो बहुत से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन है कि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक गॉड एलिमेंट होता है जिसको हम ज़मीर कहते हैं। तो 10 साल 15 साल क्राइम में गुजारने के बाद उसे एहसास होता है कि मैं जिस रास्ते पर था वो रास्ता सही तो नहीं था। हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, लेकिन कहानी ये नहीं है। हालात उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे आते हैं जहां उसको एक रात में 4 हत्याएं करनी पड़ती हैं और उसके बाद फिर 2 हत्याएं वो और करता है जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर करता है। तो कहानी में उतार चढ़ाव बहुत है, ट्विस्ट एंड टर्न बहुत है। तो मुझे लगता है कि दर्शक इस थ्रिलर को पसंद करें। इस फिल्म की में एक बात सोशल मीडिया पर ज़्यादातर गूंज रही है, घूम रही है कि डायरेक्टर राइटर मिराज मिर्ज़ा ने क्राइम एंड पनिशमेंट में अपने लड़के सरोज मिर्ज़ा को प्रमोट करने के लिए ये फिल्म का बेड़ा उठाया है। क्या ये सच है? यहाँ वाज़ेह कर दें कि ये मैं एक राइटर हूँ और मेरे पास जो सरमाया है इतना बड़ा नहीं है कि मैं फिल्म मेकर बन जाऊँ बेटे के लिए। और रही बेटे को प्रमोट करने की बात, तो ये सिलसिला राजेंद्र कुमार के ज़माने से शुरू हुआ, जो कुमार गौरव को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने फिल्म बनाई और पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, लव स्टोरी। उसके बाद धर्म जी, जिनके साथ मैंने 3 फिल्में की हैं, जनाब धर्मेंद्र, उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए पैसे लगाए, कामयाब हुए, फिल्म चली। अब आइए ये सिलसिला शुरू हो गया। राकेश रोशन जो खुद इतने बड़े एक्टर नहीं थे लेकिन अच्छे एक्टर और अच्छे डायरेक्टर हैं, आज भी जिंदा हैं, उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए और ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए कहो ना प्यार है बनाई। वो भी बहुत बड़ी हिट हुई। जबकि जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो ऋतिक रोशन का एक कज़न है जो एक्टर है लेकिन कामयाब नहीं हुआ, वो हमारी एक फिल्म में हीरो था, रोहित कुमार। तो रोहित अक्सर मजाक उड़ाता था कि राकेश जी पागल हो गए, ऋतिक को हीरो बना रहे हैं, ऋतिक कहाँ से हीरो दिखता है। और वो एक बहुत बड़ा हीरो साबित हुआ। इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। फिरोज़ खान साहब ने फरदीन के लिए फिल्म बनाई और वो सिलसिला आज भी जारी है। अब मेरा मामला कोई धर्मा प्रोडक्शन या यश राज वाला मामला है नहीं। और जहाँ तक मेरा बेटा है सरोज, वो एक्चुअली बुनियादी तौर पर क्रिकेटर है एंड उसकी फर्स्ट पैशन क्रिकेट है। शॉर्ट फिल्म हीट वेव्स में मैंने उसको लिया पहली बार और उसने चंद सीन जो परफॉर्म किए, तो मुझे लगता है कि चूँकि फिल्म फैमिली में पैदा हुआ, बचपन से देख रहा है कि बाप हमारे क्या करते हैं, तो वो सीन पहली बार में अच्छा कर गया। अच्छा कर गया तो मैं एज ए फादर बोलूँगा बहुत अच्छा किया, तो लोग बेवकूफ़ बनाएंगे या मेरा मजाक पीछे में उड़ाएंगे। क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं कि पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी मौजूद हैं, उनके यहाँ लड़का पैदा होता है तो या तो विराट कोहली बनाने का सोचते हैं, या शाहरुख खान, या ऋतिक रोशन, या आमिर खान, या सलमान खान।
मैंने ख्वाबो ख्याल में ये सब कुछ एम्बिशन सोचा नहीं था कि हमारा लड़का हीरो बनेगा या एक्टर बनेगा। उसकी आज़ादी थी। तो अब लगा हमारे जो असिस्टेंट्स हैं, जी एसोसिएट है, दूसरे सेकंड असिस्टेंट हैं, इन लोगों ने कहा कि सर सरोज की पर्सनालिटी तो एक्टर वाली है और हीट वेव में काम भी अच्छा किया है, अगर ये राज़ी हो जाए एक्टिंग के लिए तो इसको लेकर हम लोग एक क्राइम थ्रिलर आज की डेट में जो OTT पर भी बहुत चलती है जी वो बनाया जाए। तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे आसपास के लोग कह रहे हैं और ये लोग मुझे खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो इस तरह ये फिल्म की शुरुआत हुई और माशाल्लाह अभी 70% बन चुकी, 75% बन चुकी है और काम से सभी लोग खुश हैं। 2 बड़े एक्टर के साथ सरोज ने जो शूटिंग की तो उन एक्टर को ऐसा लगा नहीं कि ये नया है या पहली बार शूट कर रहा है। तो मैं मुतमईन हूँ कि फिल्म कितनी चलती है क्या है, अदालत तो दर्शकों की होती है, देखने वाले फैसला करते हैं, लेकिन हम इसमें पूरी जान लगा रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई कोशिश जो अधूरी ना रहे। इसमें 2-3 गाने भी होंगे और अपकमिंग म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज कर रहे हैं और इंशाल्लाह गाने भी अच्छे बनेंगे। फिल्म में नंगापन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी क्योंकि मैं पर्सनली उसे लाइक नहीं करता। मैं खुद ऐसी फिल्म देखना अब चाहता हूँ कि मेरी बेटी, वाइफ और बेटा सब मिलकर एक साथ देख सकें। तो नंगापन जो आ रहा है उससे उलझन तो होती है और बहुत अच्छी फिल्म बनाई शाहरुख खान ने, लेकिन जब वो गाना चला तो थिएटर में मैं भी शर्मा गया था, जबकि मैं खुद फिल्म का आदमी। मेरी जो तकरीबन 37-38 फिल्में मंजराम पर आई हैं उसमें भी ऐसे गाने रहे होंगे, इसलिए मैं पब्लिकली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन गुजरते हुए माह साल के बाद आदमी उम्र के मुख्तलिफ पड़ाव में होता है, तब वो सोचता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक दिलचस्प बात बताता चलूँ, एक प्रोड्यूसर की एक फिल्म मैं कर रहा था और दूसरी फिल्म कर रहा था अंदलीब सुल्तानपुरी। ये अंदलीब मजरू साहब के बेटे हैं, अब वो सूफी बन चुके हैं, फिल्म लाइन छोड़ चुके हैं। तो चूँकि प्रोड्यूसर एक था, हम सुनील शेट्टी की फिल्म कर रहे थे काला साम्राज्य, अंदलीब सलमान खान हीरो था और जानम समझा करो फिल्म का नाम था। प्रोड्यूसर और एक ऑफिस से एक तो अक्सर मुलाकात हो जाती थी। तो बताने लगा कि यार पापा ने डांट दिया। मैंने कहा क्या हुआ? प्रोड्यूसर को एक आइटम सॉन्ग चाहिए, तो सारे गाने मजरू साहब ही लिख रहे हैं। तो मैंने रात को डरते डरते कहा कि पापा प्रोड्यूसर की डिमांड है कि आइटम सॉन्ग डालें। तो पापा ने कहा लाहौल बिला कुव्वत, इस उम्र में तुम मुझसे आइटम सॉन्ग लिखवाओगे? तो उन्होंने मना कर दिया। अब बाद में गालिबन लिखा इसलिए कि उनके बेटे को ब्रेक मिला था फिल्म, तो प्रोड्यूसर की भी बात। और चूँकि फिल्म एक बिज़नेस है तो वहाँ देखा जाता है कि अगर 10 करोड़ लग रहे हैं तो उनके वापसी की भी गुंजाइश होनी चाहिए। तो शायद मजरू साहब मान गए थे। तो मेरा कहना है कि मजरू साहब की भी जो थॉट प्रोसेस में तब्दीली आई थी वो उम्र का एक पड़ाव था, जहाँ आकर ये होता है कि नहीं, हम समाज का भी हिस्सा है, सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं है। हम समाज से लेकर स्टोरी फिल्म बनाते हैं। तो जिस इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन की तरफ से एक आखिरी सवाल जो आया है हमारे पास इस चैनल के चीफ मीर साहब हसन की तरफ से, कुछ ही लम्हे पहले आपने कहा कि हर एक टॉप स्टार जो भी रहा है उसने अपने बेटे के लिए फिल्में बनाई हैं और वो मैं आज पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मुझसे पहले भी बहुत सारे जी जी, लेकिन उनके जहन में एक बात ये आई है कि सबने अपने बच्चों के लिए ऐसी फिल्में बनाई जो रोमानियत से भरपूर थी, जो नगमा रेज थी, जिसमें मारधाड़ बहुत कम थी और समाज में मोहब्बत आम हो, इस तरह की कहानियों पर जो है ना फिल्में बनी थी और हिट भी हुई। कुछ ने नाम कमाए, कुछ ने फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा। आप क्या समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्राइम एंड पनिशमेंट में एक नेगेटिव किरदार में इंडस्ट्री को एक अच्छा विलन दे रहे हैं या हीरो? अब बड़ा मीनिंगफुल सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। हमारे चैनल के चीफ मीर साहब हसन ने भेजा है। तो
दो बातें यहाँ वाज़ेह करते हैं हसन साहब के लिए कि आज से 10, 15, 20 साल कबल ये रिवाज था, और ये था कि प्योर रोमांटिक फिल्में बहुत बड़ी हिट होती थी। सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली। अब बारीक बात यह है कि उस ज़माने में वो दर्शक, यहाँ पे मुझे उर्दू लफ्ज़ नहीं मिल रहा है, नाजरीन ऐसे थे, और गाना लिखने वाले साहिर जैसे लोग थे, मजरू साहब थे, और भी थे, नीवर थे, शकील बदायूनी थे, और एबव ऑल जिन्होंने कभी शायर होने का दावा नहीं किया, आनंद बख्शी साहब थे। ये सब थे। म्यूज़िक में लक्ष्मीकांत शर्मा थे, रवि थे, और भी बहुत से थे। आज भी म्यूज़िक डायरेक्टर है अच्छे, 90s में भी अच्छे थे। लव स्टोरी का जहाँ मामला है, उसमें फिल्म की पब्लिसिटी, प्रमोशन, शूटिंग वो बहुत बड़ी होती है, बजट बहुत बड़ा होता है। जैसे राकेश रोशन ने बनाई शिप पे फिल्म बनाई, बजट बहुत बड़ा था। धर्म जी ने बनाई बेताब, बजट बहुत बड़ा था, और भी लोगों ने बनाई। तो वो फिल्म उस दौर में छोटे बजट में नहीं बन सकती थी, लव स्टोरी, और आज के दौर में भी नहीं बन सकती। कम से कम 6-7 गाने अच्छे होने चाहिए। आज का मामला ये है कि अब कश्मीर शूटिंग करना भूल जाइए, नैनीताल पुराना हो गया, स्टार्स आज के बोलते हैं कि भाई फॉरेन चलो। तो जाहिर सी बात है कि एक मीडियम बजट की लव स्टोरी अगर आप बनाना चाहते हैं तो 30-40 करोड़ सोच लीजिए। आज वो प्रोड्यूसर नहीं है, पहले इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे, आज कॉरपोरेट आ गया है। कॉरपोरेट ने बहुत हद तक फिल्म के बिजनेस को खराब कर दिया, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। टेक्नीशियन पैसे कम कमा रहे हैं, टेक्नीशियन में हम भी शुमार होते हैं। हीरो की प्राइस जिसकी 1 करोड़ होनी चाहिए 25 करोड़ ले रहा है। आम आदमी का सिनेमा खत्म हो गया है। एक टैक्सी ड्राइवर अगर चाहे मैं मल्टीप्लेक्स में देखना नहीं देख सकता, वो 500-600 कमाता है, 500 फिल्म देखने में क्या ये करेगा। अब पॉजिटिव बात यह है कि इसके बावजूद फिल्मों का बिजनेस हजार करोड़ होने लगा है। जब हिट हो गई तो हम 300 करोड़ की फिल्म क्यों ना बनाएं। तो वो चल रहा है बिजनेस। लेकिन ये बड़े लोगों के लिए हर ज़माने में कुछ, जैसे राजश्री अपने ज़माने में थी जो 12 लाख की फिल्म बनाती थी, उसके बेटे ने बड़ी फिल्म बनाई तो हम आपके हैं कौन, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई, वो पहली बड़ी फिल्म थी, नदिया के पार का रीमेक। तो ये अभी जो है ये ट्रांजिशन है, वक्त का बदलाव है फिल्म इंडस्ट्री में, कि क्राइम थ्रिलर एक सेफ है। क्राइम थ्रिलर में भी जो है लव स्टोरी होती है, लव का एक एंगल होता है, लेकिन उसमें क्राइम ड्रामा हावी होता है मेन प्लॉट पे। और हमारे पास इतना बजट भी नहीं था, हम भी लव स्टोरी बना सकते थे, और हीरो में वो टैलेंट है, लेकिन हमारे पास बजट वैसा नहीं था। तो हमने ये सोचा कि हम अपने बजट में क्या अच्छी कहानी लेकर बना सकते हैं। तो इसलिए क्राइम एंड पनिशमेंट का ख्याल आया। और फिर मेरे साथ, मैं डायरेक्टर नहीं राइटर भी हूँ, तो ये भी आता है कि भाई एज ए राइटर में कैरेक्टराइजेशन में क्या ऐसी अनोखी बात पैदा कर दूँ कि कल को लोग याद करें कि भाई कैरेक्टर बड़ा अलग था। क्राइम के बहुत सारे कैरेक्टर बहुत हिट हुए हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल दूंगा गब्बर सिंह की। जब गब्बर सिंह यानी शोले का नरेशन हुआ था अमिताभ बच्चन को, और उनको ऑफ़र किया गया जो रोल उन्होंने किया, तो उन्होंने इजहार ख्याल जाहिर किया था कि मुझे गब्बर सिंह वाला रोल दे दो, क्योंकि गब्बर सिंह के कैरेक्टराइजेशन पर, हालांकि ये कैरेक्टर अंग्रेज़ी फिल्म से इंस्पायर्ड था, वो फिल्म मैंने देखी है, यहाँ नाम लेना ज़रूरी नहीं है। सलीम जावेद साहब कैरेक्टराइजेशन में मास्टर थे, तो सलीम जावेद का पूरा फोकस गब्बर सिंह पे था। इसीलिए आज भी गब्बर सिंह के डायलॉग कभी कभी एडवर्टीजमेंट में सुनने में आ जाते हैं, वीरू और जय के डायलॉग नहीं आते। और अमिताभ बच्चन इतने मुतासिर थे गब्बर सिंह के कैरेक्टर से कि आज से चंद बरस पहले उन्होंने गलती की, उन्होंने राम गोपाल वर्मा से शोले की रीमेक बनवाई। अच्छा। राम गोपाल वर्मा की आग बुरी तरह फ्लॉप हो गई, और उसमें उन्होंने डाकू का रोल किया।
इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था और अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट लिखा था कि भाई उनको वो एक पढ़ी लिखी फैमिली से, और वो खुद बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट का मतलब नहीं समझ पाए। एंटेगनिस्ट कभी जो है दर्शकों के लिए, नाजरीन के लिए लवेबल नहीं हो सकता। गब्बर सिंह ही ठीक लगेगा। गब्बर सिंह को जब आप हीरो बनाने की कोशिश करेंगे फेल हो जाएगा। वो गॉड फादर भी नेगेटिव कैरेक्टर है, और कम से कम 5-6 फिल्म अमिताभ बच्चन खुद गॉड फादर कर चुके हैं। वो 4 और गॉड फादर करेंगे, फिल्म चलेगी, क्योंकि गॉड फादर नेगेटिव होते हुए प्रोटोगेनिस्ट है। जैसे रॉबिन हुड जिसे कहते हैं, जैसे डाकू होते हैं, दूसरों को लूट रहे हैं, अमीरों को गरीबों को बांट रहे हैं, तो वो प्रोटोगेनिस्ट हो गया। सिर्फ लूट रहे हैं, मार रहे हैं अपने लिए, तो नेगेटिव कैरेक्टर हो गया। गब्बर सिंह वॉज ए नेगेटिव कैरेक्टर। गब्बर सिंह का मिसाल के तौर पे उसका कोई परिवार था, उस परिवार को किसी ठाकुर ने मार दिया और वो गब्बर सिंह बन के हथियार उठा लिया, तो गब्बर कहाँ गए? वो तो गंगा की सौगंध हो गए। गंगा की सौगंध। फिर वो अमिताभ बच्चन हो गए। अमिताभ भी हिट हुए थे गंगा की सौगंध में। तो ये कैरेक्टराइजेशन का बड़ा कमाल होता है। और इसमें एक बड़ी ख़ास बात मैं ये कहूँगा कि जिन राइटर का बैकग्राउंड लिटरेचर से जुड़ा हुआ रहा, उनके यहाँ कैरेक्टराइजेशन पे बहुत गहराई से काम किया गया है। और सलीम जावेद की जोड़ी में मुझे लगता है, हालांकि सलीम साहब से भी मेरी चंद मुलाकातें हुई हैं, जावेद अख्तर से 2-3 मुलाकात, जब वो हॉलीडे में उनका जो है एक हैंग आउट था, रात को अक्सर वहाँ होते थे। एक रात मैं भी टकरा गया, तो मैंने काफ़ी ज़हीन उनको माना अपने 1 घंटे की गुफ्तगू में। हम 3 दोस्त थे और जावेद अख्तर थे। तो इन दोनों में किसका ये कमाल था, मैं कोई नंबर नहीं दूंगा। दोनों कंबाइन वर्क करते थे और कैरेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा काम करते थे। इसलिए शोले का कालिया और सांभा भी मशहूर हुआ। शोले की वो चाची काकी वो भी मशहूर हुई, हेमा मालिनी भी मशहूर हुई, धर्मेंद्र एज ए कॉमेडियन मशहूर हुए। तो ये कमाल फिल्म के परफॉर्मेंस का नहीं था, और लिखने वाले का था। एक और बड़ी ख़ास बात बता, जो मुझे जगदीप साहब मरहूम ने बताई। जगदीप साहब ने बताया, एक शाम हम रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त उनके घर पर थे। नमाज़ पढ़ने के बाद चाय के साथ गुफ्तगू शुरू हुई, तो कहने लगे कि यार शोले में जो डायलॉग बोला है वो मेरा अंदाज़ नहीं था। मैंने कहा मैं तो समझ रहा था भोपाल के हैं और आपकी ज़बान है। बोला मियाँ नहीं, मुझे जावेद ने वो डायलॉग ऑडियो कैसेट पे उसका पूरा अंदाज रिकॉर्ड करके दिया था, और मैंने वो रिकॉर्डिंग सुन कर उसकी प्रैक्टिस की थी। फिर मैंने जब जावेद अख्तर की वो किताब तरकश पढ़ी, तो पता चला नहीं, जावेद साहब की एजुकेशन खुद भोपाल में हुई है। BA तक की जो तालीम है उनकी, वो भोपाल के किसी कॉलेज में हुई है। तब मुझे लगा कि हाँ, वो ज़बान जो है जगदीप से ज़्यादा भोपाल साहब जावेद अख्तर साहब जानते थे। तो ये राइटिंग का कमाल होता है। मौजूदा दौर के लिए क्राइम एंड पनिशमेंट पर सारे मसालों को जो है ना हावी करते हुए इस फिल्म को हिट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे मिराज मिर्ज़ा साहब, ये फिल्म कितने % कंप्लीट हुई है और कब तक रिलीज होने की और नाजरीन के सामने ये आएगी? 75% रिलीज कंप्लीट हो गई है, आखिरी शेड्यूल होना है। और इफ़ गॉड विलिंग इसी साल के एंड तक फिल्म मंजराम पर आएगी। OTT पर पहले रिलीज़ होगी, फिर थिएटरिकल रिलीज़ होगी। और आप हजरात इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए आए, और दरियाफ्त उर्दू फाउंडेशन के सभी मेंबरान और बिलखुसूस हनीफ कमर साहब आप और मीर साहब हसन, जो कि दरियाफ्त मैगज़ीन के पब्लिशर चीफ एडिटर भी हैं, और करीब 12-15 साल से या उससे भी ज़्यादा अरसे से ये मैगज़ीन जारी व सारी है। और मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस होती है कि इस इदारे से और मैगज़ीन से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, ताकि मैं अपने आप को समझ सकूँ या महसूस कर सकूँ कि फ़िल्मों के साथ साथ
मेरी अदबी कारकर्दगी भी जारी है। चूँकि मैं ख्वाजा अहमद बास को अपना आइडियल मानता हूँ। वो भी सारी ज़िंदगी फिल्म मेकर होने के बावजूद ब्लीड्स के लिए लिखते रहे। मैं भी गाहे गाहे सोशल वर्क समझकर कुछ समाजी सियासी आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ, जो कभी तिरयाक में, कभी मुंबई उर्दू न्यूज़ में और कभी राष्ट्रीय सहारा में उसे जगह दी जाती है। इसी के साथ मैं हनीफ कमर साहब और मीर साहब हसन का शुक्रिया अदा करूँगा, और आप सभी हाज़रीन जो इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी खिदमत में भी आदाब व सलाम। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे नाजरीन मिराज मिर्ज़ा, फिल्म इंडस्ट्री के राइटर डायरेक्टर, जिनकी एक फिल्म बड़ी तेज़ी से मंजर आम पर आने के लिए बेचैन है, बेताब है। आपका रिस्पांस इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी नई ख्वाहिशात जुड़ी हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म के बारे में जो है ना, जब भी हमको रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी शूटिंग साइट्स की और कुछ नई बातें मिलती रहेंगी, हम आपको आगाह करते रहेंगे।